हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस सर्विस टेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बचे हुए जो टॉपिक है उसको ख़त्म कर देंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक को कवर कराया गया है जो जूलॉजी से संबंधित है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारा प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्सर्जन होता क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो खराब पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको उत्सर्जन कहा जाता है। अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। मानव में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है उसको देखेंगे। पहला होता है फेफड़ा, आंत, यकृत, त्वचा और वृक्क। आंत जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होती है छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत में जो होती है पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है तथा अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाता है। त्वचा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट है किडनी को पढ़ेंगे जिसे वृक्क कहते हैं हिंदी में। यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। जो किडनी होती है हमारी उसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 ग्राम होता है। वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। दाहिना किडनी जो होता है यकृत के दबाव के कारण नीचे दबा होता है। वृक्क का बाहरी भाग उत्तल जबकि भीतरी भाग अवतल होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। वृक्क के बाहरी पतला भाग को कॉर्टेक्स जबकि आंतरिक मोटे भाग को मेडुला कहा जाता है। वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 3 लाख नसें होती हैं जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है और इसे इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक कार्य इन्हीं नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। अतः इन नेफ्रॉनों को उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। जो नेफ्रॉन होते हैं ये वृक्क की एक कार्यात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है जो उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्याले नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट ही रक्त को छानता है या निष्पादन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करना कहलाता है। वृक्क में रक्त को छाना जाता है। इस क्रिया का अपोहन इस क्रिया को यहाँ पर रहेगा। इस क्रिया को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। अपोहन की क्रिया प्रासरण विधि ऑस्मोसिस मेथड द्वारा होता है। अब देखेंगे डायलिसिस नलिका जो कि कृत्रिम अर्धपारक झिल्ली द्वारा बनी होती है। इससे होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त गुजरता है तो उसमें से अतिरिक्त यूरिया, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस आदि उत्सर्जित पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मूत्र या यूरिन का निर्माण वृक्क करता है। इसमें 95% जल, 2% लवण, 2.6% यूरिया तथा 0.3% यूरिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र का पीएच लगभग 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है। मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है जबकि मल का पीला रंग जो होता है वह बिलिरुबिन के कारण होता है। वृक्क अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। वृक्क जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। वृक्क में पाया जाने वाला पत्थरी जो होता है इसे स्टोन कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का एक आवरण होता है। आप जानते हैं पतली जो होती है उसके जो ऊपरी भाग होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अब उत्सर्जन तंत्र से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखेंगे वह तंत्र जो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है क्या कहलाता है? तो वह उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जी अंग कहलाते हैं।
नेक्स्ट है, मनुष्य का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो वृक्क होता है, जिसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं, और किडनी की जो संख्या होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट है आपका, यकृत उत्सर्जन में किस प्रकार सहायता करता है? तो यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। नेक्स्ट है, वृक्क किस झिल्ली के द्वारा घिरा होता है? तो वृक्क जो होता है पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। नेक्स्ट, वृक्क में कौन सी नलिकाएं पाई जाती हैं? तो वृक्क में मूत्र नलिकाएं या नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। नेफ्रॉन्स की जो अधिकता होती है वो वृक्क में ही पाई जाती है। नेफ्रॉन जो होता है ये एक परिसंचरण तंत्र, सॉरी माफ कीजिएगा, ये उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मूत्र वाहिनियां कहाँ से निकलती हैं? तो वृक्क से निकलती हैं। नेक्स्ट है, मूत्राशय का क्या कार्य है? तो मूत्र एकत्रित करना मूत्राशय का कार्य होता है। मूत्राशय कहाँ स्थित होता है? तो उदर गुहा में स्थित होता है। यकृत कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट है, मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 95% होती है मूत्र में जल की मात्रा। फेफड़े किन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं? तो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है, यूरिया की स्थिति में रोगी को किस क्रिया द्वारा उपाचित रहता है? तो हीमोडायलिसिस करके जो यूरिया की स्थिति होती है उसको उपचारित कर दिया जाता है। उत्सर्जी पदार्थों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2 कार्बनिक एवं अकार्बनिक श्रेणियों में उत्सर्जी पदार्थों को बांटा गया है। नेक्स्ट है, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो एडिशन रोग होता है। जब मूत्र में जल की मात्रा और सोडियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो यह जो रोग होगा एडिशन रोग हो जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य कौन सा अंग करता है? तो किडनी करता है, अर्थात वृक्क करता है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तंत्रिका तंत्र है वो होता है शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करता है, उसे तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क जिसे ब्रेन कहते हैं तथा मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड होता है। मस्तिष्क के बारे में देखेंगे हम लोग। मस्तिष्क का जो वजन होता है यह 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। यहाँ पर हो जाएगा ग्राम। नेक्स्ट है, यह सूचना के आदान प्रदान, तापमान, भूख, प्यास पर नियंत्रण रखता है। जो ब्रेन होता है यह टेम्परेचर, हंगरी और जो प्यास होती है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। मस्तिष्क अर्थात खोपड़ी जो होता है क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के मस्तिष्क मेनिंजिस 3 परत की झिल्ली होती है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिंजिस नामक झिल्ली से ढका रहता है। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका में पूर्ण पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। देखिए क्योंकि पुनः निर्माण यहाँ रहेगा, पूर्ण निर्माण रहेगा, पुनः निर्माण की क्षमता कम होती है क्योंकि ये जो इसकी कोशिकाएं होती हैं वो अविभाजित होती हैं, जो मरम्मत करने में असक्षम हो जाती है। लेकिन वहीं जो लीवर होता है इसे यकृत कहा जाता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होती हैं और यह अपनी क्षतिपूर्ति स्वयं करने में सक्षम होता है। लेकिन मस्तिष्क जो होता है वो अपनी क्षतिपूर्ति स्वयं ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए अगर मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो मनुष्य की मृत्यु तुरंत हो जाती है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र को साइनेप्स कहा जाता है। साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है जिसे एक्सान कहा जाता है। एक एक्सान दूसरे एक्सान आवेश संरक्षण के लिए अर्थात तंत्रिका में आवेश संरक्षण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है
ये देखिए, ये न्यूरॉन के बीच में एक होता है न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक होता है, और ये जो हमारा छल्ला जैसे दिख रहा है, जिससे ये न्यूरॉन क्या होता है कि अटैच होता है, इस एक्सॉन कहा जाते हैं ऊपरी हिस्से को। और देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो जड़ के एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। और जो इसकी जो बाहरी परत होती है न्यूक्लियस की, ये सेल बॉडी कहलाती है, और इसके जो ये भाग होते हैं ये डेंड्राइट कहलाते हैं। अमोनेटिलिक क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। वैसे जो जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं उसे अमोनेटिलिक कहा जाता है। जैसे कीट होते हैं, मछली होती है और एक हाइड्रा होता है। हाइड्रा जो होता है इसमें पुनरुद्भवन की सिचुएशन देखा जाता है, घटना देखी जाती है। स्वयं को विकसित करने के लिए जाना जाता है। एक कोशिकीय जो जीव होता है वो हाइड्रा होता है। एक होता है यूरियोटेलिक, क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। वैसे जो जो उत्सर्जन से यूरिया निकालते हैं उसे यूरियोटेलिक कहा जाता है। जैसे स्तनधारी में आ जाएगा मानव और पशु। जो पशु या जंतु जीव जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को स्तनधारी कहलाते हैं। एक होता है यूरिकोटेलिक। वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से यूरिक अम्ल निकालते हैं यूरिकोटेलिका कहा जाता है। जैसे छिपकली हो गया, पक्षी, गिरगिट और सांप। नेक्स्ट देखेंगे ग्वानोटेलिक क्या होते हैं। ग्वानोटेलिक के बारे में पढ़ेंगे। वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हों ग्वानोटेलिक कहलाते हैं। जैसे मकड़ी। देखिए ग्वानिन जो होता है एक प्रकार का आपका कह सकते हैं प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिमार्क में देखेंगे, कीटों में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि पाया जाता है। नेक्स्ट है पेड़ पौधों का गेंद, लाशा, दूध उनका उत्सर्जित पदार्थ रहता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जो हम लोग का मस्तिष्क है इसके भाग को। मस्तिष्क एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में आते हैं सेरिब्रेम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस का जो काम होता है ये होता है भूख लगना, नींद आना, नींद न आना, किसी को महसूस करना, दर्द महसूस करना, प्यार, स्नेह, मोह, माया, इसके द्वारा आपको फील होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। दूसरा का होता है मध्य मस्तिष्क में, इसका प्रकार देखेंगे कार्पोरा होता है, एक सेरिब्रल पेंडिकल होता है। पश्च मस्तिष्क का जो भाग होता है वो पेरिबेलम होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखेंगे सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम का क्या काम होता है। इसे पर मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग अर्थात 66% होता है। इसका मुख्य कार्य स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना होता है। जो सेरिब्रम का काम होता है उससे ज्ञान, बुद्धि, चिंता और इच्छा शक्ति को कंट्रोल किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन बनाकर पूछता है। स्मरण शक्ति को कार्टेक्स में मापते हैं। नेक्स्ट है थैलेमस, क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। इसमें पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। थैलेमस में जो होता है वो पीनियल नामक ग्रंथि पाई जाती है। अब हाइपोथैलेमस देखेंगे। यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। यह अतःस्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। नोट में देखेंगे हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण ग्रंथि कहा जाता है। यह मॉर्टर ग्लैंड का नियंत्रित करता है। यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद को कंट्रोल करता है। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे कार्पोरा के बारे में। कार्पोरा क्या होता है, यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सेरिबुल पेंडिकल क्या होता है, यह ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और ब्रेन होता है उसको जोड़ने का कार्य जो करता है सेरिबुल पेंडिकल करता है। अब देखेंगे सेरिबेलम क्या होता है। यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करने का काम करता है। जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं उन पर नियंत्रण करने का काम सेरिबेलम नामक जो ब्रेन में पाया जाता है भाग वो करता है। अब होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके बाद हम देखेंगे यह एक
बेलनाकार रचना होती है। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा कर्मानुकुंचन को नियंत्रित काम करने का काम करता है। अब आ जाएगा स्पाइनल कार्ड अर्थात मेरुरज्जु जिसे कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी कहता है, रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है। इसे द्वितीय ब्रेन भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों अर्थात सिग्नल जो होते हैं उसको नियंत्रित करने का काम करता है। यह सिग्नल का संवहन करता है। मेरुरज्जु प्रतिक्रिया जो होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य स्पाइनल कार्ड का होता है। नेक्स्ट है, हम रिमार्क में देखेंगे, वैसी क्रिया जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसे प्रतिवर्तित क्रिया कहते हैं। जैसे छींक आना, पलक झपकना, जमाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना, ये सब जो होती है वो अनैच्छिक रूप से क्रिया होती है। इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं। ये बार बार क्वेश्चन एराइज होता है एग्जाम में। स्पाइनल कार्ड जो होता है उससे 31 जोड़ी जो नर्वस सिस्टम होती हैं वो निकली होती हैं, जबकि मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं। तंत्रिका 3 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। एक होता है परिधीय स्वतंत्र तंत्र जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और तीसरा जो होता है स्वायत्त अर्थात स्वतंत्र तंत्र होता है जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ेंगे हम लोग। इन लोगों के कार्य जो होता है केंद्रित तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। परिधीय तंत्र देखेंगे इसके बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसे कहा जाता है इंग्लिश में। ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना हो जाए जो परिधीय तंत्र होता है। और मस्तिष्क जो 12 जोड़ी स्पाइनल जो मस्तिष्क में होता है स्पाइनल कार्ड में जो होता है 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र, यानी कि 12 और 31 तंत्रिका तंत्र से जोड़कर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब होता है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र देखेंगे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसे कहते हैं। यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। अब कार्य देखेंगे, पहला अनुकंपीय क्रिया, अनुकंपी क्रिया हम देखेंगे सिंपैथिक फंक्शन। दूसरा क्या होता है प्रानुकंपी क्रिया, पारासिम्पैथिक फंक्शन। अनुकंपी क्रिया के बारे में देखेंगे ये क्या होता है। इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटना होती है, जैसे हृदय गति का तेज होना, लार ग्रंथि से लार का कम बनना, आंखों का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब सिंपैथिक फंक्शन का काम होता है। अब देखेंगे इसके आगे भी पसीना अधिक आना, पैर थरथराने लगना, ये सब सिंपैथिक जो होता है उसका काम होता है। अब देखेंगे प्रानुकंपी क्रिया, पारासिम्पैथिक फंक्शन। यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका आयोग में संचरण देखेंगे, संचरण होता है। तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। वैसी नसें जो आवेग के ले आने तथा ले जाने का कार्य करती है उन्हें तंत्रिका या नर्वस कहा जाता है। जो आवेग को यानी सिग्नल को ले जाने और आने में जिसका कार्य होता है वह नर्वस कहलाती है। और ये सोडियम की आवश्यकता होती है इसके संचरण के लिए। नर्वस 3 प्रकार की होती हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहला होता है चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका, यह आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती है। अब दूसरा होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका, सेंसरी नर्वस सेल, यह शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाती है। देखिए जो चालक होता है यानी कि मोटर नर्वस सेल होता है वो ब्रेन से बॉडी तक ले जाती है, ठीक है। और जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होता है वो शरीर से ब्रेन तक ले जाती है। अगर मान लीजिए हमको चोट तुरंत लगता है तो हमको तुरंत माइंड में पता चल जाता है। ये जो काम होता है वो संवेदी तंत्रिका कोशिका का काम होता है, ठीक है। और जब हमारी कोई वर्क कर रहे हैं हम लोग तो ये ब्रेन के द्वारा संचालित होता है और हमारी बॉडी क्या होती है उससे उस काम को कर रही है। जैसे मान लीजिए हम लोग हम बोल रहे हैं तो हमारा ब्रेन बोल इति संदेश दे रहा है कि हमारे मुख को कि ये शब्द बोलना है, ठीक है। माइंड में सोच रहे हैं उसके बाद बोलना है। जैसे लिख रहे हैं तो माइंड में पहले संदेश जाता है तो हम लिखते हैं,
तो इस एक जो काम होता है वो मोटर नर्वस सेल का काम होता है। लेकिन जब हमारे चोट लगता है, तुरंत चोट लगा और हमको चाहे हाथ जल गया, तो तुरंत कौन सा काम करता है? तो सेंसर नर्वस जो सेल होता है वो काम करता है, जो शरीर से तुरंत ब्रेन को ले जाता है संदेश। नेक्स्ट है संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। मिक्स्ड नर्वस सेल यह सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती है, बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का कार्य करता है, अर्थात दोनों कार्य करता है। अब देखेंगे हम टिप्पणी में, मस्तिष्क का एक भाग पोन्स होता है जो श्वसन इत्यादि के लिए इम्पोर्टेंट होता है और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखेंगे स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड जो होता है ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को, जो फंक्शनल जो सिग्नल होता है उसको क्रियात्मक अंगों तक भेजने का कार्य करता है। ये आपको समझा चुके हैं। यही कारण है कि स्पाइनल कार्ड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र कहा जाता है। जो हमारा स्पाइनल कार्ड अर्थात मेरुरज्जु होता है उसे रेले सेंटर अर्थात प्रसारण केंद्र कहा जाता है। अब हम लोग नर्वस सिस्टम का जो वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है तो उसको देखेंगे। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन सा तंत्र करता है? तो वो तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर की ये रचनाएं जो बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों का अनुभव, नेक्स्ट स्लाइड पर आ गया है इसका, अनुभव करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो संवेदांग होता है। ठीक है। शरीर की वे रचनाएं जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से प्राप्त निर्देशों को कार्यरूप प्रदान करती है क्या कहलाती है? तो कार्यान्वयन अंग कहलाती है। फंक्शनल जो पार्ट होता है वह कहलाती है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है क्या कहलाता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो मैग्नेटाइजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, अग्र मस्तिष्क कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो दो भागों से, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। अगला है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। स्मरण चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है? तो सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट है, नींद, भूख, प्यास एवं थकावट से मस्तिष्क का कौन सा भाग संबंध होता है? तो ये डायनाफेसेफलान दिए, ये गलत हो जाएगा, ये हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख, प्यास, नींद और थकान का अनुभव कराता है और प्रेम, घृणा का भी अनुभव हाइपोथैलेमस कहलाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मध्य मस्तिष्क करता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो सेरिबलम है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, जो पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये उसका काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र जिसे कहा जाता है। रेली सेंटर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन मेरुरज्जु करता है जिसे स्पाइनल कार्ड कहते हैं। और स्पाइनल जो कार्ड होता है ये 31 जोड़ी में पाया जाता है। ठीक है। और जो हमारी मस्तिष्क का जो 12 जोड़ी है तंत्र है, ये और 31 जोड़ी जो तंत्र है ये आपस में जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने और किन किन भागों में विभक्त होता है? तो दो भागों में, अनुकंपी और प्रानुकंपी। और यहीं पर जो हम लोग का नर्वस सिस्टम का जो वन लाइनर था वो समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, श्वसन तंत्र। चलिए हम श्वसन तंत्र देखेंगे। अब अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। एक ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इस क्रिया में। अब इसका हम रिएक्शन देखेंगे। जो हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन हम लोग इससे क्रिया कराएंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाएगा और हम लोग को ऊष्मा उत्सर्जित होगा। ठीक है, हम लोग को ऊष्मा मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं ले पाता है। श्वसन की क्रिया एक
अपचायी कैटाबोलिक क्रिया होती है। नेक्स्ट देखेंगे श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग इसे कहता है। सांस अंदर लेने तथा छोड़ने की क्रिया जो होती है वो ब्रीथिंग कहलाती है। ब्रीथिंग दो प्रकार का होता है, ये देखेंगे। एक पहला होता है निःश्वसन अर्थात इनहेलेशन कहा जाता है, और एक होता है निःश्वसन अर्थात एक्सहेलेशन कहा जाता है। अब निःश्वसन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इनहेलेशन कहा जाता है। सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वातावरण में वो 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% और नाइट्रोजन का सबसे अधिक होता है 78%। अब देखेंगे निःश्वासन अर्थात एक्सपायरेशन के बारे में या एक्सहेलेशन के बारे में। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निःश्वासन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर भी छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। निःश्वासन में निम्नलिखित गैस निकलती है, जैसे ऑक्सीजन 17% निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड 4.6%, नाइट्रोजन 78%। इसका जो अनुपात है नाइट्रोजन का ये नहीं बदल रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखेंगे प्रमुख श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रमुख श्वसन अंग कहलाते हैं। जैसे एक केसकी जीव में विसरण विधि द्वारा होता है, जलीय जीव में गिल अर्थात गलफड़े के द्वारा होता है, जैसे मछलियां हो गई। कीट जैसे जानवरों में जो होता है, जंतुओं में, वो श्वास नली के माध्यम से होता है, जैसे तिलचट्टा वगैरह। टेडपोल अर्थात जो मेढक होता है उसका बच्चा होता है, वो भी क्या करता है कि जब टेडपोल रहेगा बच्चा मेढक जब रहेगा तो गिल यानी गलफड़ों के माध्यम से लेगा, लेकिन जब उसका विकास हो जाएगा तो वो फेफड़े के द्वारा सांस लेना शुरू कर देता है। निष्क्रिय मेढक जो होता है वो त्वचा के द्वारा होता है भूमि के अंदर। मानव जो होता है फेफड़ा के द्वारा लेता है, केचुआ जो होता है वो त्वचा के द्वारा लेता है। जो निष्क्रिय मेढक का मतलब हुआ कि अगर भूमि के अंदर रहेगा जब मेढक तो त्वचा के माध्यम से अपना श्वसन क्रिया समाप्त करता है। जीवाणु जो होता है वो मीसोसोम के द्वारा लेता है। अब देखिए मानव का श्वसन मार्ग। मानव जब श्वसन करता है तो वायु इस मार्ग का अनुसरण करती है, तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। श्वसन मार्ग जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक होता है पहला जो होता है नासा छिद्र, इसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है। और दूसरा जो होता है नासिका कपाट होता है, इसे नासल वाल्व कहा जाता है। ग्रसनी होती है, स्वर तंत्र होता है, श्वास नली होता है, ब्रोकाई होता है, ब्रोकियोलस होता है। और एक होता है वायुकोष्ठ अर्थात वायुकोष्ठ यानी कि अलवेली होता है, और एक ब्लड और कोशिका होती है। इनके सहायता से मनुष्य के शरीर में जो श्वसन की क्रिया होती है वो समाप्त होती है। इतना आप देख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे श्वसन जो मार्ग होता है मनुष्य का, ये देखिए नासल कैविटी हो गया, फॉरेनिक्स हो गया, लॉरिक्स हो गया, ब्रोंक्यूलस हो गया और ट्रैकिया हो गया। यहाँ पे हम लोग का लंग्स है जिसे फेफड़ा कहते हैं, इसके द्वारा हम सांस छानता है और वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे डायफ्राम क्या होता है। जिसे यह जो डायफ्राम होता है गुंबदाकार पेशी रचना होता है। यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। निःश्वसन में 75% योगदान करता है। जब श्वसन की क्रिया होती है निःश्वसन, इसे इनहेलेशन कहा जाता है, एक्सहेलेशन कहा जाता है, उसमें 75% का योगदान इसी का होता है। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि सांस हम लोग बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। जब महिला गर्भवती रहेगी तो हिस्लन की जो डायफ्राम होती है यह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। अब देखेंगे हम लोग डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। जब डायफ्राम जो होता है इसका जो क्षतिग्रस्त जब हो जाता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाता है। अब देखेंगे नासाशीर से नॉस्ट्रिल कहा जाता है। नाक का यह अगला भाग होता है, इसी भाग से वायु अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नासिका कपाट। यह नाक का पिछला भाग है, इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास
ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुगंध का एहसास कौन सा अंग कराता है, तो एक नासिका कपाट के पास होता है ऑल्फैक्टरी लोब होता है, यही हम लोग को सुगंध का एहसास कराता है। अब देखेंगे ग्रसनी के बारे में। यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों आते हैं। नेक्स्ट है ग्रसनी निगल द्वारा के माध्यम से ग्रासनली से जुड़ता है। देखिए ग्रसनी आप कभी भी देखे होंगे, भोजन करते हैं तो कभी नाक के रास्ते भोजन आ जाता है, तो यही ग्रसनी के माध्यम से नाक के रास्ते भोजन आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रसनी के द्वारा श्वास नली से जुड़ता है। स्वर तंत्र के बारे में, स्वर तंत्र होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर तंत्र यह ग्रसनली को अर्थात ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। स्वर तंत्र के दीवार उपास्थितियों के 9 टुकड़ों द्वारा बनी होती है। यह आवाज निकालने में सहायक होता है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सिरिंक्स करता है, मनुष्यों में लारिंक्स करता है और पक्षियों में सिरिंक्स करता है। नेक्स्ट है स्वरतंत्र। स्वरतंत्र पर एक ढक्कन जैसे संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस जो होता है वो बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली न जाकर ग्रसनली में पहुंच जाता है। देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो जो हमारा एपिग्लोटिस होता है वो बंद हो जाता है और भोजन नाक में न जाकर जो होता है हम लोग का ग्रास नली उसमें चला जाता है। जब कभी एपिग्लोटिस जो खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। एपिग्लोटिक्स का नियंत्रण मेड्यूला ऑब्लांगेटा करता है। नेक्स्ट है फेफड़ा। फेफड़ा के बारे में हम लोग देखेंगे। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा जो थोड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा फ्लोरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है। फेफड़े को फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहा जाता है। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है जिसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध हो जाता है। देखिए जो रक्त होता है वो फेफड़े में जाकर शुद्ध होता है। नेक्स्ट है श्वास नली, इसे ट्रेकिया कहते हैं। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा परत होता है जिसे देखिए ट्रेकिया जो है उसके बाहर कार्टिलेज की एक सुरक्षा परत होती है जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है जिसे ब्रोंकियोलस कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वायु कोष्ठक क्या होता है जिसे अल्वियोली कहा जाता है। ब्रोनिकोलस के सिर पर गोल संरचना पाई जाती है जिसे अल्वियोली कहा जाता है, जिसे वायु कोष्ठक कहा जाता है। वायु कोष्ठक गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब वायु कोष्ठक जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहा जाता है। देखिए निमोनिया जो बीमारी होती है वो फेफड़े में होती है, यानी कि श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें बाधित जब होने लगता है तो हमें निमोनिया हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखे हैं टीबी, ये टीबी दिया है, टीबी रहेगा, ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी होता है नामक रोग में जो वायु कोष्ठक होता है उसमें छेद हो जाता है। जब वायु कोष्ठक पर बलगम जम जाता है तो उसे दमा रोग कहा जाता है या टीबी कहा जाता है। एल्वेली में रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो वायु कोष्ठक हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग, जिसमें हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन O2 हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।
हीमोग्लोबिन कार्बन ऑक्साइड को बांध लेता है, जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब बांधेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और जब ऑक्सीजन में रूपांतरित होगा यानी ऑक्सीजन को जब बांधेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देंगे। अब देखेंगे वाई कोष्ठक तक वापस आता है। देखिए जब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन होता है तो वाई कोष्ठक तक बाहर आएगा यानी कि वापस आ जाएगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो वाई कोष्ठक होता है उसमें पहुंच जाता है CO2 और बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे श्वसन कहा जाता है। देखिए जब ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना यह जो क्रिया होती है यह क्रिया श्वसन कहलाती है, और ये जो अंग इसमें भाग लेते हैं सांस लेने और छोड़ने में वह जो अंग होते हैं वो श्वसन तंत्र कहलाते हैं। अब देखेंगे टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम या टीवी कहते हैं। एक बार में टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, अतः 1 मिनट में जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 गुणे 16 अर्थात ये रहेगा 60, हाँ सॉरी 16 ही रहेगा, 16 25 80 यानी कि 8000 ml पर लीटर जो हो जाता है 8 टाइडल वॉल्यूम में। नेक्स्ट है टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है। एक बार में ली गई अधिकतम वायु सांस को टोटल लंग कैपेसिटी या TLC कहते हैं। TLC लगभग 6000 ml या 6 लीटर होता है। टाइडल वॉल्यूम TLC का मात्र लगभग 80% होता है। नेक्स्ट देखेंगे जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होता है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। अब देखेंगे मेडिकल जो हॉस्पिटल होती हैं उसमें वेंटिलेटर मशीन होता है, और हमें जो सांस लेने में परेशानी होती है तो जो मरीज होते हैं पेशेंट होता है उसके मुख में वेंटिलेटर मशीन को इंसर्ट करा या लगा दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है, जो ICU आप देखे होंगे लोग उसमें जो होता है वेंटिलेटर का प्रयोग किया जाता है। अधिक गहराई पर जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी ले जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पानी में कम गहराई तक जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। नेक्स्ट है कोशिकीय श्वसन होता क्या है इसके बारे में देखेंगे, जिससे सेलुलर रिस्पिरेशन सिस्टम कहा जाता है। यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए कोशिकीय श्वसन जो होता है यह मानव के अंदर होता है यानी कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जब पाचन की क्रिया होती है उसके स्वरूप जो हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6 जब इसका विखंडन होता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कोशिका श्वसन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन देखेंगे हम लोग कोशिकीय श्वसन के बारे में। एक होता है कोशिका द्रव में यानी अनाक्षी श्वसन जिसे कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में से आक्षी श्वसन कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे हम लोग कोशिका द्रव में श्वसन जिसे अनाक्षी श्वसन कहा जाता है। यह कोशिका द्रव में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो अनाक्षी श्वसन होता है देख से अनाक्षी दिया है, अक्षी नहीं दिया, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है, अतः इसे अनाक्षी श्वसन कहा जाता है। बीज का अंकुरण जीवाणु तथा इष्ट में अनाक्षी श्वसन होता है। कोशिका द्रव में अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप 4 ATP का निर्माण होता है, जिसमें से 2 ATP ग्लूकोज को तोड़ने में ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाते हैं, और 2 ATP जो शेष बच जाता है वह ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP का लाभ होता है। अब देखेंगे हम टिप्पणी में ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी एसिटाइल कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अर्थात ऑक्सी श्वसन के बारे में देखेंगे हम लोग। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला चक्र को क्रेब्स चक्र कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। नेक्स्ट है कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पाइरुविक अम्ल को
माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन होता है। एक पाइरूविक अम्ल में अपघटन से 18 एटीपी बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो एक पाइरूविक अम्ल में जब अपघटन होगा यानी कि उसका जब वो टूटेगा तो 18 एटीपी का निर्माण होगा। अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे दो पाइरूविक अम्ल के अपघटन से कुल 36 एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या 39 हो जाती है। 36 प्लस 2 38 एटीपी, यहाँ 39 नहीं होगा 38 होगा, क्योंकि जो 36 यहाँ पे है, जब दो पाइरूविक अम्ल जाएगा 36 गुणे 18 अर्थात 36 एटीपी हो जाएगा। और जब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी और प्राप्त हो जाता है, इससे 38 एटीपी प्राप्त हो जाता है। 39 दिया था, एक गलत दिया था। 36 जो एटीपी होती है वो क्रेब्स चक्र के माध्यम से होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और 2 एटीपी जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्राप्त होता है। कुल 38 एटीपी हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम लोग, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यहाँ पे C6H12O6 का निर्माण जो है 38 एटीपी मिलाकर करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन होता है। नेक्स्ट है श्वसनीय पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन हो जाता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमसे सबसे अधिक, तो उसके बाद वसा से और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग का घटते क्रम है। अब टिप्पणी में देखेंगे, आंतरिक श्वसन कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। देखिए हम सांस नहीं लेते, जो आंतरिक श्वसन होता है उसमें हम सिर्फ सांस नहीं लेते बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जो 38 एटीपी हम लोग को मिलता है उससे हम लोग टूटता है जब, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को वाह्य श्वसन कहते हैं। देखिए आंतरिक जब श्वसन होगा तो उसमें हम लोग को ऊर्जा मिलेगी, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। और जो फेफड़े में वाला श्वसन जो होता है उससे कोशिका वाला श्वसन को आंतरिक श्वसन कहा जाता है। ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इससे ऊर्जा हमको नहीं मिलती है बाहरी श्वसन से। नेक्स्ट है वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी तक व्याख्यात्मक पक्ष को देख रहे थे, अब हम वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे। श्वसन की क्रिया में किस विधि द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है? तो ऑक्सीकरण या अपघटन की क्रिया द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। जंतुओं में गैसीय परिवहन किस विधि द्वारा होता है? तो पराशरण या विस्फोट द्वारा होता है। नेक्स्ट है, श्वसन में कितने चरण होते हैं? तो 2 चरण होते हैं, अक्षीय और अनाक्षीय। क्या श्वासोच्छ्वास में एंजाइम आवश्यक होता है? तो नहीं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो फेफड़ा होता है, जो डायफ्राम में यह स्थित होता है, ये ध्यान रखिएगा। नासाछिद्र के पीछे की ओर कहाँ खुलते हैं? तो नास द्वार में, नासा द्वार। मनुष्य की श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली वक्षीय गुहा में जाकर जब 2 भागों में विभक्त हो जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ब्रोंकाई कहा जाता है। और जब कई 2 भागों में टूटता है और उसके बाद एक कई भागों में टूट जाता है, जिसे ब्रोंकोलाइटिस कहा जाता है। मनुष्य में गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा कहता है, जो पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 6 से 20 बार। ये गलत है, देखिएगा 6 से 18 बार, जो 12 से 18 बार सांस लेता है मिनिमम। और जो बच्चे होते हैं वो 12 से 30 बार तक सांस ले सकते हैं, लगभग में है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा डाटा इधर उधर हो सकता है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए कितने ऑक्सीजन अणु की आवश्यकता होती है? तो 6 ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है, यानी कि C6H12O6 और 6 जो ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो ऊर्जा का निर्माण होगा, ध्यान रखिएगा। मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो अनाक्षी श्वसन होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसमें जो होता है वो ऑक्सी श्वसन होता है ऑक्सीजन के द्वारा, और इसी में जब श्वसन होता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे 38 एटीपी प्राप्त होता है, और 38 एटीपी से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे,
जलीय कशेरुकियों में प्रमुख श्वसन अंग कौन होता है? तो क्लोम होता है। दैनिक श्वसन क्रिया मस्तिष्क किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो फ्यूरल कला के द्वारा बना होता है। श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 4% होती है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे है, वसा तथा प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है? तो 1 से कम होता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण अक्सिकीय विखंडनोपरांत यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने एटीपी के अणु बनते हैं? तो 36 व 38, अर्थात देखिए 36 तो हम लोग को बन जाते हैं कोशिकाओं में, और जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो 2 बन जाते हैं, अर्थात कुल 38 अणु एटीपी के बनते हैं। नेक्स्ट है, समुद्री तट पर रहने वाला व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लगे तो उस रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो लाल रुधिराओं की संख्या, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। आरबीसी और एसबी अर्थात हीमोग्लोबिन की मात्रा ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति में अधिक होगी। नेक्स्ट है, सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 15 ग्राम प्रति 100 मिली पर होता है, यानी कि 100 मिली पर 15 ग्राम होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो साइटोप्लाज्म में होती है। और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 2 एटीपी का निर्माण होता है, और कोशिकीय जब श्वसन होता है तो उसमें कुल 36 एटीपी का निर्माण होता है, तो टोटल हो जाएगा 38 एटीपी। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक रूप अम्ल कितने अणु बनते हैं? तो 2 अणु बनते हैं, आपको बता दें। एक पाइरुविक जो होता है, देखिए एक पाइरुविक जब अम्ल क्रिया करेगा तो 18 एटीपी का निर्माण करेगा, और जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता है तो 2 पाइरुविक के अणु बनते हैं, इससे 36 हो जाता है, और 2 जो होता है ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार 38 एटीपी प्राप्त होता है। बार बार आपको बता रहे हैं, बोर हो रहे होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र में निर्मित सभी एनएडीएच व एफएडीएच के अणु कहाँ अक्षित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में होते हैं। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है। नेक्स्ट है, किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा मापते हैं? तो कुंस नली के द्वारा नापते हैं। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो 47% कैलोरी होता है। नेक्स्ट है, फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से जाता है? तो दायां नीला से मुक्त होता है। और जो मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वो तो 4 कोष्ठक में बटा होता है, यानी कि 4 वाल्स में होता है, इसमें 2 नीले और 2 अलिंद पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वर तंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियों का कंकाल होता है? तो 29 उपास्थियों का। न श्वास नली की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो ब्रोंकाई कहा जाता है। श्वास नली को और किस नाम से जाना? तो ट्रैकिया के नाम से जानता है। ट्रैकिया ही भट के ब्रोंकाई का निर्माण करता है, और कई ब्रोंकाई मिलकर एक श्वास नली का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, मानव 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। वहां पर दिया था 6 से 18 नहीं, 12 से 18 घुमाए थे, तो डाटा चेंज होता रहता है, और 16 से 30 बार जो होता है उस बच्चों में होता है, रेट होता है जिसका दर होता है सांस लेने का 1 मिनट में। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए दे दिया है 20 से 40 बार। इस डाटा पे मत जाइए, क्वेश्चन पूछता नहीं है, आप अगर लगभग में देगा तो आप ध्यान रखिएगा 16 से 18, और एक देगा आपको यहाँ पे 16 से 30, ये डाटा याद किए रहिएगा। शिशु प्रति मिनट लगभग कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 30 बार। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन संयोजित होकर किस अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य क्या? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। नेक्स्ट है, जीर्णता को विलंबित करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। अब यहीं पर हम लोग का जो श्वसन तंत्र का चैप्टर समाप्त हो गया, और वीडियो में ही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो भी करते रहें। और देखिए बायोलॉजी का जो हमारा जो संपूर्ण जो कवर कराया गया बैच को, वो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, आप वहाँ से संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।